अच्छा जी, एक बंदा रह गया है जिसने अभी तक अपना रीनेम नहीं किया। अच्छा, इसके लिए ना रीनेम करने के लिए आपने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें और जहाँ पर आपका नाम लिखा है उसमें दो ऑप्शन, जब आप पे कर्सर लेके जाएंगे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक म्यूट का और एक रीनेम का। तो रीनेम पे आप क्लिक करके यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन अगर आपके पास वाजे हो जाए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं इसको फिर आगे लेके चलूँ। जी सर, क्लियर है। क्लियर है, गुड। ओके। अच्छा, ये देखिए यहाँ से ना ये ऑप्शन है रीनेम का, इसमें जाके आप अपना नाम टाइप करें तो रीनेम हो जाएगा ये। लेट मी चेक कि कौन रह गया है जिसने अभी तक। ये एक बंदा, अच्छा थोड़ा सा ना मुझे वन बाय वन मैं आपका अल्फ़ाबेटिकली नाम जो है वो पुकारता हूँ, तो मुझे अपना डिपार्टमेंट आपने बता देना है और आपकी एक्चुअल नीड क्या है एक्सेल के हवाले से वो बता दीजिएगा ताकि मुझे आसानी हो जाए इस जो भी हमने कंटेंट तैयार किया है उसको थोड़ा सा अगर मोल्ड करना पड़ता है तो हम उस हिसाब से उसको अरेंज कर रहे हैं। जी मोहम्मद कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही है आपकी आवाज़। सॉरी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी कामरान, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मेरा डिपार्टमेंट है एनसी, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन सेंटर से। ओके। अच्छा, आपकी क्या नीड है इस डेटा एक्सेल की ट्रेनिंग में? मैं ये एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि बेसिक फंक्शनैलिटी तो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली वर्क लाइफ में, ओके। लेकिन मैं इसको एडवांस लेवल पे जैसे पावर क्यूरी, पावर पिवट और जो इसके जो अदर फंक्शन है जो हम इतना यूज़ नहीं करते, जैसे वो इफ एल्स एनालिसिस हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, और राउंड अप्स वगैरह, मतलब ये जो भी था इसका मतलब इसको फर्दर इंटरमीडिएट लेवल तक एनहांस करना, जहाँ बेसिक वर्किंग तो हम लोग करते ही हैं सब। ये जो तीन ऑप्शन मैंने लिखे हैं ठीक लिखे हैं? ठीक लिखे हैं, मैं पहले जो 2 पॉइंट हैं उसके ऊपर स्ट्रांगली मतलब उनको जानना चाहूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी स्ट्रांगली आपको बताएंगे। 4 आवर्स मैंने रखे हैं इसके लिए और ये फेयर अनफ है। आबिद महमूद। आबिद, आप अवेलेबल हैं? ओके, नेक्स्ट हैं अब्दुल वहाब मलिक। It's Ahmed Mohammed सॉरी, and अहमद I वहाब am मलिक। from OS department headquarter। जी। और बेसिक नीड यही है कि इसकी स्टार्टिंग क्या इसकी हो सकता है हमारी जो अच्छा अहमद, मुझे एक जस्ट बात लाइक बताएं हमें। जी कि आपको एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको? जी जी बिल्कुल। मतलब आपको अगर कहा जाए कि इसके अंदर कुछ डेटा एंट्री करनी है आप कर लेंगे? जी 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 कोई हल्का फुल्का फार्मूला सम अकाउंट वगैरह का लिख लेंगे, कोई इशू नहीं आपको? ऐसे ही बिल्कुल। गुड। अली रज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अली रज़ा ख़ान है और मैं सेंट्रल पीएमओ डिपार्टमेंट से हूँ। रज़ा जमील की टीम से। जी सर। जी जी अली, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस ट्रेनिंग में? एक तो वो जिस तरह कामरान साहब ने बताई वो, दूसरी मेरी जो ज़्यादा टास्क होती हैं वो उनमें इन्वॉल्व हैं चीज़ें। एक तो डैशबोर्ड क्रिएशन होती है, ओके। इसके अलावा जो बाकी जो मेरा है वो बेसिक तो डेटा एनालिसिस है। तो मुझे बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन मैं बस चाह रहा था कि मेरे स्किल्स थोड़े और मतलब एडवांस लेवल पे चले। ठीक हो गया। आपको वी लुकअप और पिवट वगैरह का पता है इसके बारे में? मैं यूज़ करता रहता हूँ यूज़ रेगुलरली। करते हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी अमान। जी सर, मैं एएम साउथ कराची से बात कर रहा हूँ, अमान। मेरी जो ना सर बेसिकली लीड दायर है, क्योंकि हमारी जो ना बेसिकली वो आउटेज रिपोर्ट्स वगैरह जो ना ये कंट्रीब्यूट करती हैं जिसमें हमें एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है ना। तो ओके। मतलब थोड़े लेवल पे तो मतलब पीवेट वगैरह ये लुकअप वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन ये कि मैं उसको एडवांस लेवल पे जाना चाहता हूँ। अच्छा। इसमें खासतौर पे पावर क्यूरी या ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन और जो बेहतर से बेहतर हो सकती है ना, तो वो चीज़ें जो ना मतलब मैं चाहता हूँ कि एडवांस लेवल ग्राफिकल और प्रेजेंटेशन, बेसिकली आपका डैशबोर्ड। इंटरेस्ट जो है पावर क्यूरी, पावर पिवट के साथ साथ एक
ग्राफ्स की तरफ भी है कि आप विजुअलाइजेशन को फोकस करना चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर्स कैसे बनाई जाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। अरमगान, डैशबोर्ड समझ लेना, डैशबोर्ड जो है ना वो ज़्यादा मतलब मेरी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, ये चूँकि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेनिंग है, इसमें अब मैं आपको टूल्स तो बताऊंगा, सारे समझाऊंगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली पूरा डैशबोर्ड नहीं बना रहे होंगे। उसकी एक अलग से ट्रेनिंग है डैशबोर्ड डेवलपमेंट की। उस तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक रास्ता दे दूंगा कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है ताकि आप डैशबोर्ड डेवलपमेंट तक जा सकें। श्योर सर, श्योर। अरमगान, अरमगान आप अवेलेबल हैं? ओके, उसके बाद असद अली। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात एक ट्रेनर के लिए ये होती है कि पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग लॉगिन करके और साइड पे रख के बिल्कुल जो है ना वो गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हैं आसिफ मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm Asif Memon from South One Engineering Technical Department, TP. Basically मेरा जो ज़्यादातर वर्किंग है वो यही है एनालिसिस से वर्किंग। मेरी ज़्यादातर एक्सेल की ओवरऑल तो इतनी ऐसा चुना कोई इश्यूज नहीं आ रहे, लेकिन पावर क्यूरी, पावर फ्लूइड वगैरह, पावर से जो हमारी एडवांस चीज़ें हैं उनको थोड़ा मैं अपने आप को एनहांस करना चाहता हूँ। और जैसे कि अमान ने बताया कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह जो हमारी होती है वो पता है ये बेसिक लेवल का एक्सेल तो इसमें नहीं होगी, लेकिन जितना आपने बताया तो अगर वो आप इतना बता देंगे तो हमारी ऑब्वियसली के नॉलेज पे इजाफा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये बाबर खान आपका हो गया? जी मेरा हो गया। बाबर खान का हो गया। हारिस बिन खालिद। हारिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत स्लो आवाज़ आ रही है। कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है। अच्छा सर, मैं बस माइक सर एक प्रेजेंटेशन और दूसरा डेटा एनालाइज करने की अगर कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं हारिस के, जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें फर्दर 2 लेग्स आ जाती हैं डेटा एनालिसिस के ऊपर। एक है हम पावर क्यूरी और पावर पिवट के थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, और दूसरा है हम एक्सेल फंक्शंस के साथ डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हम ये दोनों पार्ट्स ट्रेनिंग के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। काशिफ साहब आपका हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं हूँ एनसी डिपार्टमेंट से और साउथ 2 में होता हूँ। अच्छा, बेसिकली तो एक्सेल मुझे जो है ना बेसिक तो आती है, लेकिन एडवांस लेवल पे मैं सीखना चाहता हूँ जिसके अंदर पावर क्यूरीज है, पावर पिवट्स है, राउंड अप है या जो भी आपने बताया ना, तो वो चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं आपको वी लुकअप, सम में ये फंक्शंस आते हैं? नहीं, ये अभी नहीं आता। अच्छा, ये भी नहीं आते। वैसे अगर आपको कहा जाए कि आप एक्सेल के अंदर कुछ डेटा एंटर कर लें, वो मैं कर लेता वो हूँ, कर सकते हैं, Excel यानी कि sheet बना सेल, लेता हूँ। रो, कॉलम, इनके बारे में आपको बिल्कुल। पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता है, टेबल्स वगैरह के बारे में पता है। ठीक हो गया। जाफर शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जाफर शाह है, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ, ऑपरेशन फॉक्स 3 में, साउथ 3 से हूँ सर मेरा भी यही कंसर्न है कि पावर जो पिवट टेबल हम बनाते हैं एनालिसिस के लिए उस पर थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड हो, और बाकी ये वी लुकअप वगैरह हम लोग फिलहाल यूज़ तो कर रहे हैं, तो उस पर भी हम चाह रहे हैं कि उसमें भी अगर एडवांस फीचर्स हैं वो हम सीख लें और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारी हो। ठीक है, ठीक। अच्छा यार, आप लोगों ने ना एक काम करना है। हम इस वक्त 22 पार्टिसिपेंट्स हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, इंक्लूडिंग मी एंड आयशा। आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में, तो मुझे एक हाई का मैसेज कर दें, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा उससे, ताकि मैं आपका या तो एक ब्रॉडकास्ट बना लूँ या एक ग्रुप बना लूँ जिसमें मैं आपके साथ एक तो जितनी भी मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें, या कोई मैं असाइनमेंट आप लोगों को देता हूँ तो उसको रिवाइज़ करके वो असाइनमेंट आप इजीली कर सकें।
इसलिए लाजमी कर दीजिएगा, एक मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना लूँगा, ताकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं ट्रेनिंग में मिस कर गया हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर कर दूँ। मोहम्मद इमाद वसीम, सर अपना नंबर अच्छा मैं नंबर आप लोगों के साथ ना शेयर भी कर सर देता हूँ। जी जी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी मोहम्मद इमाद वसीम। मेरा ताल्लुक एनओएमसी पीएनएम से है और मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है, जैसे 5 टॉपिक्स आपने अभी तक डिस्कस किए, क्योंकि हमारा काम भी इसी तरह होता है कि हमें अपने एनएमएस से डेटा निकालना होता है और उसके लिहाज से टेबल्स वगैरह और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनानी होती है। मुझे भी इन सब में बेसिक फॉर्मूले का आइडिया है, पावर टेबल भी हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसी पे एडवांस लेवल के लिहाज से कि पावर क्यूरी और ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ये सब जो है वो चाहूँगा कि वो सीखूं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। मोहम्मद तारिक जावेद। नईम जई सॉरी। तारिक जावेद, मेरी आवाज़ आ रही सर? जी जी तारिक साहब आप एडमन से हैं? जी सर, मैं सिक्योरिटी से हूँ, HSSC OAS से। अच्छा हम आपको जानते हैं तारिक साहब, आप अक्सर यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल में भी आते हैं और HQ में भी आपसे मुलाकात रही है। जी तारिक साहब। सर एक्सेल के ऊपर काफ़ी कमांड तो है हमारी, यानी इस पे डेली इस पे रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, और ये सारी एडवांस लेवल के ऊपर इसके ऊपर जानना चाहेंगे। जैसे वी लुकअप है, वी लुकअप भी हम यूज़ करते हैं, मगर उसमें कुछ एडवांसमेंट के बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं। और इसके अलावा जो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं उनमें कुछ इसमें मज़ीद कोई एडवांसमेंट जो हमें मिल सके। फिलहाल तो बस यही है कि इसको मज़ीद जितना बेहतर अगर हम इसमें से लर्निंग कर सकें, मज़ीद बेहतर पॉइंट्स जो आप बताएंगे उसमें से मज़ीद लर्निंग कर सकें इंशाल्लाह। तारिक साहब ये जो इस दफ़ा हमने ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है, ये HR ने बहुत ज़्यादा रिफाइन करवाया मुझसे, तो 3-4 मरतबा मुझे इन्होंने पुराने मॉड्यूल्स जो हैं वो बाउंस बैक किए हैं कि आप इसमें हमें चेंजेस करके दें। तो इसमें जो प्रीवियसली एक ट्रेंड की ट्रेनिंग थी ना, उससे हट के ये सारी चीज़ें होंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नईम जई साहब। सिकंदर अहमद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई, जो चीज़ें नोट करवाई हैं हमारे बाकी स्टाफ ने, मैं सेम उसी के साथ करना चाहूँगा। बाकी इसमें बस ये ऐड करूँगा कि हम बेसिक वर्किंग तो कर रहे होते हैं, पर ये है कि आप उसको थोड़ा सा हमें गाइडलाइन कर दें कि हम उस बेसिक नीड एक्सेल की उसको मज़ीद और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस ये ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपको ना इंशाल्लाह एक ऐसा पाथ दूंगा इस ट्रेनिंग से कि अगर आपके पास बिल्कुल बेसिक लेवल की भी इंफॉर्मेशन है तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आप इस चीज़ को, और इसके साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो कि पावर क्यूरी और पावर पिवट को मिला के बनाया गया है, जिसको हम पावर BI कहते हैं, उसका भी इंटरेस्ट आप लोगों के दिल में डेवलप हो जाएगा कि हम उसको भी सीखें। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं एक ऐसे बंदे के लिए जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन डेटा के साथ है, डेटा एनालिसिस के साथ है। उमैर अफजल साहब। और उमैर अफजल के बाद हैं लास्ट साद ज़फ़र। साद ज़फ़र का आई थिंक जो लॉगिन है वो विदाउट माइक है, तो इसलिए शायद उसका नहीं आ रहा। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप अगर टाइप करते हैं तो मैं उसको पढ़ लूँगा, और अगर इन केस आपने कुछ बोल के मुझे बताना है तो आप रेज़ हैंड का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उससे आप मुझे अपना जो भी क्वेश्चन है वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर कर दिया था इसमें, कहीं मैंने प्राइवेटली तो शेयर नहीं कर दिया एवरीवन, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास आ गया होगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर लूँ। अच्छा चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिसमें हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होंगे। और ये मैं इस ईमेल को भी, सबसे पहला जो सेक्शन है जो आज के दिन में हमने कवर करना है उसमें फ़िल्टर एंड एसेंशियल टूल्स का ये है, इसको मैं उठा के एक्सेल में ही ले आता हूँ।
इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम है। मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होता कि अगर हमारे पास डेटा CSV फाइल में आ गया है और उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सेल के अंदर, तो हमारा सारे का सारा डेटा एक ही कॉलम में शो हो रहा होता है। तो उसको हम कैसे मल्टीपल कॉलम्स में कर सकते हैं। अजान हो जाए फिर से आगे चलते हैं। तो आवाज़ नहीं आ रही। सिर्फ 1 मिनट दे दें, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आप कंटिन्यू करता हूँ।
हाँ जी, अभी सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस ग्रेट, हो गया। अच्छा, ये मैंने ना कुछ आप ये कह रहे हैं कि बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है ना, उसका एक निचोड़ कह सकते हैं ये जो मैंने आपके पास पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 8 पॉइंट्स। इसमें टेक्स्ट टू कॉलम आ जाता है, डेटा वैलिडेशन आ जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है, डेवलपर टूल्स हैं, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग डेटा है, व्हाट इफ एनालिसिस हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ डेटा है। इसके अलावा फ्री स्पैन्स हैं। तो मेरे ख्याल में मोस्टली आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। कोई ऐसा बंदा जिसको इनके बारे में नहीं पता, मैं ये सारे करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी कोई ऐसा शख्स जिसको ये नहीं पता किस तरह से इनको यूज़ करना है। सर ग्रुपिंग डेटा का मुझे इनमें से एक पॉइंट है, ग्रुपिंग डेटा, उसका एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं। ग्रुपिंग डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, डेटा वैलिडेशन के बारे में पता है आपको? इससे डेटा वैलिडेशन तो यूज होती है ना। आप यूज़ करते हैं इसको, ग्रेट। अच्छा, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन? सर वो हमारी एक्चुअली हमारे आउटेजेस के रीजन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके हम भी अगर किसी को शीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी डिफरेंट टीम्स को, वो डिफरेंट रीजन करते हैं, तो इसलिए मैं डेटा वैलिडेशन ऐड करके कुछ रीजन ऐड कर देता हूँ, तो वो उनको फॉलो करके मुझे डेटा सेंड करते हैं, तो मुझे कंपाइल करना, उसको एनालाइज करना ईजी होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसका सबसे बेहतरीन ये एक पर्पज़ है कि जब आपने डेटा कलेक्शन करनी होती है और आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ले रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको डेटा चाहिए, यस नो में जवाब चाहिए, एक बूलियन कंडीशन है, या वो यस करेगा या नो करेगा, तो वहाँ पर भी लोग जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज कर जाते हैं। जैसे यस की जगह पे ओके भी लिखा जाता है, ट्रू भी लिखा जाता है, तो वो चीज़ें फिर आपको मुश्किल उसमें पेश आती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर कोई ऐसा बंदा जिसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे काम ना किया हो? अच्छा, डेवलपर टूल्स के बारे में सबको पता है? ये डेवलपर टूल्स क्या होते हैं? मुझे किसी ने कहा था कि मैंने प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करना है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको जो एडवांस लेवल के फ़िल्टर्स यूज़ करने होते हैं वो डेवलपर टूल्स ही हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ डैशबोर्ड की। मेरे पास यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम से एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने कोई रखे थे एक्सेल ट्रेनिंग, ये देखें, ये बेसिकली डेवलपर टूल्स हैं। ये डेवलपर टूल्स हैं। ये बाय द वे मैंने डेवलप नहीं किया हुआ, ये एक ट्रेनिंग के बाद मुझे किसी लड़के ने सेंड किया था कि जी मैंने इस ट्रेनिंग, वो डैशबोर्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग थी, उसने ये एक डैशबोर्ड बनाया था और उसमें ये जो टूल्स यूज़ किए हैं ये डेवलपर टूल्स हैं। तो आप में से किसी को आइडिया हो इनके बारे में, डेवलपर टूल्स के बारे में? नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको ये सिखा दूंगा। इसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा के बारे में भी आपको नॉलेज होगा कि हम फाइल के ऊपर कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, किसी वर्कशीट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, वर्कबुक के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह से फ्रीज पैन और अनफ्रीज पैन, ये भी आपको आइडिया होगा, लेकिन इसको हम रिवाइज़ कर देंगे ताकि कोई चीज़ जो है वो, चूँकि ये सारी चीज़ें हम डे टू डे जो है इनको डिस्कस कर रहे होंगे, इन चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, इनके ऊपर हम फर्दर जो है डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो इसका नॉलेज होना सबको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना वो मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि हम कोई भी चीज़ है जो कि जिसके ज़रिए आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर डेटा सिलेक्शन के बाद इस टूल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कोई एक्शन करता है, तो इसको हम कहते हैं टूल्स, ठीक है। अब ये टूल्स जो है ना, इन तमाम टूल्स का एक ग्रुप बनता है। जैसे ये क्लिप बोर्ड है, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर फर्दर टूल्स हैं। इसी तरह फॉन्ट का एक ग्रुप है, उसके अंदर टूल्स हैं। अलाइनमेंट का ग्रुप है, अलाइनमेंट के अंदर टूल्स हैं। तो ये बेसिकली ग्रुप हैं और हर एक टैब के अंदर ग्रुप हैं। तो जो ग्रुप्स हैं ये मिलकर एक टैब बन जाता है। अब टैब में क्या है, फाइल टैब है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, यहाँ तक तो सबके पास होंगे। हो सकता है किसी के पास डेवलपर टैब, पावर क्यूरी और पावर पिवट भी शो हो रहा हो। अगर नहीं है तो ये किस तरह आना है ये मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से लेके आने आपने। अच्छा, जो ये टैब्स हैं सारे, जब इनको हम इकट्ठा करते हैं या इकट्ठा देखते हैं तो ये एक रिबन बन जाता है। इस रिबन के टॉप पे अगर आप देखें तो क्विक एक्सेस टूल बार है। ये वो टूल्स हैं जो वन क्लिक के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन जिस आईडी से किया हुआ है वो नेम,
प्लस हेल्प का ऑप्शन है, रिबन को आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है जहाँ पर आपकी सेल का एड्रेस आ रहा होता है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आपको कर्सर नज़र आ रहा है तो ये सेल का एड्रेस है। और अगर इसके राइट साइड पे देखें तो FX लिखा हुआ है, ये बेसिकली फार्मूला बार है। जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं या कोई किसी सेल पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर अगर डेटा है तो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर फार्मूला लिखा हुआ है तो फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मैं कोई डेटा ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। लेट्स से ये जी मेरे पास एक डेटा आ गया जिसके अंदर साइट आईडी आ रही है। साइट आईडी इंजीनियरिंग के लोग हैं, ये लोग भी समझते हैं, बाकी लोगों को भी पता है साइट क्या चीज़ होती है। उसके बाद किस डेट का डेटा है, ये डेट आ जाती है। फिर रीजन है, उसके बाद सेगमेंट है और रेवेन्यू है। तो ये बेसिकली डेटा है डे वाइज रेवेन्यू का डेटा। अब इसको हम अगर समराइज़ करते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम वन बाई वन चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए जब हम डेटा ले रहे होते हैं तो वो डेटा आता है एक ही कॉलम के अंदर। मैं अगर दोबारा आपको ट्रेनिंग के फोल्डर में ले चलूँ तो वहाँ पर मेरे पास एक पावर पिवट, ये देखें मेरे पास ना कुछ नोटपैड की फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं जब भी इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास किस शेप में ओपन होती है, सबको नज़र आ रहा है ना, ये एक ही कॉलम में आ गई है, एक कॉलम के अंदर सारी की सारी फाइल आ गई है। वेयर एज के इसमें जो डेटा है वो डिफरेंट है, उसमें मास्टर आईडी आ रही है जो कि एक कॉलम बनता है, RSO आईडी एक डिफरेंट कॉलम बनता है, रिटेलर आईडी का एक डिफरेंट है, टी डेट है, रेवेन्यू है, फी रेवेन्यू है और रेवेन्यू रिकॉर्डेड है। बेसिकली ये जो डेटा है ये डिलिमिटेड डेटा है जिसको सेपरेट किया गया है कॉमा के साथ, कॉमा सेपरेटेड के साथ। SQL से जब मोस्टली हम क्यूरी रन करते हैं और डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कॉमा डिलिमिटेड ही यूज़ कर रहे होते हैं। इस डेटा को जब हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं तो ये डेटा हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स में आ जाता है। उसका तरीकाकार क्या है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करें, डेटा टैब में जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है ये किस तरह से उसमें कॉलम्स में कन्वर्ट होगा। डिलिमिटेड है, फिक्स्ड विड्थ है, जो भी है। फिक्स्ड विड्थ का मतलब ये है कि आप मैनुअली यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे, इसकी विड्थ आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। और डिलिमिटेड का मतलब है कि वहाँ पर या तो कोई टैब, कॉलम, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क किसी के साथ उसको सेपरेट किया गया है और उसी के साथ हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए अभी तक चूंकि हमने टैब के ऊपर क्लिक किया था तो टैब से इसने सेपरेट करके नहीं दिखाया। जब मैं कॉमा पे क्लिक करता हूँ तो हर एक कॉलम का डेटा यहाँ अलग हो जाता है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स का ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पर वो जो भी आपका सिंबल है जिसके ज़रिए डेटा को सेपरेट किया गया वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें इसको, तो ये डेटा आपका टेक्स्ट टू कॉलम हो जाएगा। होपफुली आप लोगों ने पहले भी इसके ऊपर काम किया होगा और आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन आ जाता है। डेटा वैलिडेशन जैसे पहले मैंने आपको बताया है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने डेटा कलेक्शन करनी हो, अगर हमने डेटा कलेक्शन करनी है तो हम जिस बंदे से डेटा ले रहे हैं उसको बाउंड कर देते हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा वो समराइज़ करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर यू एग्री। अब मुझे इसमें ना जो आंसर चाहिए, ये है क्वेश्चन और ये है आंसर। मुझे जो आंसर चाहिए वो या येस में चाहिए या नो में चाहिए।
अब ये भी हो सकता है कि जो आंसर देने वाला है वो y या n लिख दे, वो yes या no लिख दे, वो ओके या नॉट ओके लिख दे। तो वो अपने सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है। जब ये मेरे पास इस तरह के बहुत सारे आंसर्स होंगे तो मुझे उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं उस एंड यूज़र को बाउंड कर देता हूँ कि आपने सिर्फ इसमें वही चीज़ एंटर करनी है जो कि मुझे चाहिए। मुझे चाहिए यस और नो। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। मेरे पास डेटा वैलिडेशन में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट है। सेटिंग्स में जाके यहाँ से मैं लिस्ट कर दूँगा। अब लिस्ट में क्या है, लिस्ट में ये 2 चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपने उसका ख्याल रखना है कि जब भी आपने डेटा वैलिडेशन लगानी है तो कोई भी ऐसा सेल सेलेक्ट करें जिसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखा हुआ ऑलरेडी। लिस्ट, और ये हमने ये 2 चीज़ें ले ली। इसको मैं जिस सेल में भी कॉपी करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और ये कॉपी कर। अब ये देखें, जब इस सेल के ऊपर मेरा कर्सर जाएगा तो इसके साथ एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मैं उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास यस या नो, वही 2 वर्ड जो कि मैंने इस एक सेल में लिखे हुए हैं वो आ रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे यस की बजाय यहाँ पे मैंने वाई लिखना था और मैंने एंटर किया, तो क्या हुआ, मेरे पास एक एरर पॉपुलेट हो गया है कि मुझे अलाउ नहीं है ये लिखना। मुझे क्या अलाउ है, मुझे सिर्फ उस ड्रॉप डाउन से कुछ भी सिलेक्ट करके लिखना अलाउ है। हाँ, आप अगर चाहें तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है, आप डेटा वैलिडेशन में जाएं और एरर अलर्ट में जाके स्टॉप की बजाय वार्निंग या इन्फॉर्मेशन कर दें। तो वार्निंग भी आ सकती है आपको, उसका एक कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ वाई। अब वो मेरे पास वार्निंग आ गई है जी कि ये आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, आप नहीं ऐड कर सकते, आप ऐड यही करना चाह रहे हैं या उस पर वापस जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में सिर्फ मुझे बताएगा कि आपने जो एंटर किया है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है। इसके अलावा ना एक और बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है, पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो इसके ऊपर मैंने बनाई थी किसी ट्रेनिंग में, फिर मैं आपको बताता हूँ और इसका क्या यूज़ हो सकता है। प्रोडक्ट कंपैरिजन, प्रोडक्ट ट्रेंड्स आ गए, जैन फेब, जुलाई फेब, जैन टू अप्रैल, जैन टू दिसंबर। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पर मैंने जैन से लेके और दिसंबर तक के प्रोडक्ट्स जो हैं वो समराइज़ किए हुए हैं, और ये पूरे सेंट्रल के प्रोडक्ट्स हैं पर डे के ऊपर। मैं अगर सिर्फ सेंट्रल 1 देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं सेंट्रल 1 सेलेक्ट करूँगा और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली समराइज़ हो जाएंगे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं सेंट्रल 2 करता हूँ तो ये समरी चेंज हो जाएगी। इसी तरह सेंट्रल 3, सेंट्रल 4 एंड सो ऑन। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको जो अभी अपने रेवेन्यू का डेटा निकाला था उसके ऊपर मैं बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ रीजन्स आ रहे हैं, ये रीजन मैं ले जाता हूँ एम कॉलम के अंदर और इनका डुप्लीकेट रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब मुझे किसी भी रीजन का डेट वाइज रेवेन्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी एक सब रीजन का, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा और ये लिस्ट हम बना लेते हैं लेट्स से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और सेटिंग्स में जाके इसको हम लिस्ट करते हैं, सोर्स में जाके सेंट्रल 1 से लेके साउथ 3 तक। इस सेल का कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो यहाँ पर कुछ स्पेशल है। इसमें आप डेट लिख लें, फॉर एग्जांपल हम 15 से लिख लेते हैं, 10, 15 एंड 20
और इसको हम +1 के साथ 26 तक ले जाते हैं। और इसका जो रेवेन्यू है वो भी हम सम इफ्स के ज़रिए ले लेते हैं। सम इफ्स फंक्शन सबको आता होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम नेक्स्ट डेज में जाके डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये सेंट्रल 1 का रेवेन्यू है, इसको मैं अगर सेंट्रल 2 का रेवेन्यू देखना चाहूँ, सेंट्रल 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है, इसमें एक लिस्टिंग के नाम से इसको हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं, उसके ज़रिए हम अपनी रिपोर्ट को या डैशबोर्ड को वन विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। ये तो बड़ी बंद आवाज लग रही है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, आपने कुछ बोला है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, वो शायद कोई अपनी बात कर रहे थे और माइक ऑन हो गया था इसलिए। अच्छा जी, डेटा वैलिडेशन में नॉर्मली यही चीज़ें हैं जिनको हम लेके चल रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं। दो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई, एक ये कि आपने डेटा कलेक्शन करनी है तो आप यस नो, ट्रू फॉल्स या कोई भी एक ऑप्शंस के ऊपर जाके उसको बाउंड कर सकते हैं एंड यूज़र को कि वो डेटा एंटर करे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप डेटा वैलिडेशन के लिए ड्रॉप डाउन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन के ज़रिए आप उस डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। इसका एक बहुत प्यारा यूज़ मैंने देखा था, टेलीनॉर कॉल सेंटर के अंदर एक वर्कशीट थी जिसमें तमाम ऑफ़र और पैकेजेस जो थे वो ऐड किए गए थे और वो ड्रॉप डाउन्स के ज़रिए आप उनको एक्सेस कर सकते थे। उनकी पूरी चीज़ जो डिटेल्स हैं वो व्यू कर सकते थे एक ही विंडो के ऊपर। और ड्रॉप डाउन से जब आप वो पैकेज का नाम चेंज करते थे तो नेक्स्ट पैकेज की सारी डिटेल्स आ जाती थी, जो कि इसी तरह से उसको वहाँ पे समराइज़ किया गया था। उसके बाद आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अब ये मैं डैशबोर्ड ही ओपन कर लेता हूँ, अगर ये मुझे अलाउ करता है इसके ऊपर क्लिक करना तो। अच्छा, इसने इसको सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी प्लीज़। ये अभी जो आपने डेटा वैलिडेशन का बताया, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जी, अब इसमें हम एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल की भी ऑप्शन होती है? जैसे हम सेंटर 1, 2, 3 का देखना चाह रहे हैं। नहीं, आपको एक टाइम पे एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे आप मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर सकते? मल्टीपल के लिए एक्सेल के अंदर जब मल्टीपल आपने ड्रॉप डाउन से लेना तो उसके लिए आपको VBA का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम मैक्रोज भी कहते हैं और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस भी कहते हैं। ये टेक्स्ट टू कॉलम एक दफा दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करा देंगे सो? जी जी श्योर। प्लीज। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अच्छा, कोई भी देखें, ये वो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि हमारी प्री रिक्विजिट्स में आती हैं। कोई भी चीज़ आप समझें कि मैं उसको ज़्यादा क्विकली जो है वो लेके चल रहा हूँ तो आप मुझे वहीं पे बता दें ताकि मैं डिटेल में आपको वो चीज़ समझा दूँ। कोई भी चीज़ हमारी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास फाइल्स हैं नोटपैड में, इसमें अगर आप देखें तो डेटा कुछ इस तरह से आ रहा है। पहले मैं आपको इसको नोटपैड के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ जो एक्चुअल इसकी इसमें डेटा है। इस तरह क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि स्पेस बचाई जा सके, आपका जो डेटा फाइल साइज़ है ना वो छोटा रखा जा सके। फिर जब आप कंप्रेस करके ये फ़ाइल भेजते हैं तो ये चंद केबीज़ में कंप्रेस होकर चली जाती है और नॉर्मली ये डेटा SQL से एक्सपोर्टेड होता है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है या डायरेक्ट क्यूरी के ज़रिए आ सकता है। अब जब हम इस डेटा को एक्सेल में ओपन करते हैं तो ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, ये देखिए। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है, ये सारे का सारा डेटा सिर्फ एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटर के साथ।
अगर मैं ए और बी के दरमियान में कर्सर ले जाऊँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो आप देखें कि बी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ए के अंदर लिखा हुआ है। मुझे इसको एनालाइज करने के लिए या इसको समराइज़ करने के लिए ये डेटा डिफरेंट कॉलम्स में अलग अलग चाहिए ताकि मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकूँ। आपने पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा में जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएं। अब जब मैंने ये डेटा रीड किया तो मुझे पता चला कि हर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से अलग करने के लिए कॉमा सेपरेटर ऐड किया गया है। और ये अगर आप फर्स्ट रो में देखें, सेकंड में देखें, थर्ड में देखें तो हर रो में ये कॉमा के साथ इसको अलग किया गया है। तो मैं डिलिमिटेड पे जाऊंगा और इसको नेक्स्ट करके कॉमा सेपरेटर जो है वो चेक बॉक्स को चेक कर दूंगा। उसके बाद मैंने इसे फिनिश करना है तो ये कॉलम्स में अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। अब देखें ये ए कॉलम में फर्स्ट जो हमारा था कॉमा के बाद वाला नेक्स्ट कॉलम में चला गया, उसके बाद फिर कॉमा के बाद वाला नेक्स्ट कॉलम में, और इसी तरह से। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी जी, थैंक यू वेलकम। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ना वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर ही बनी हुई है और बड़ी प्यारी रिपोर्ट थी वो। आई थिंक वो ये वाली है शायद, ये भी ठीक है। KPI ये आ गया और अच्छा, इसी को देख लेते हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारा पर्पस सर्व कर जाती हैं। ये एक हल्का फुल्का डैशबोर्ड है जिसके अंदर अगर आप देखें 3 कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक येलो है। तो ये 3 कलर के ऊपर ये कंडीशनली इसको फॉर्मेट किया गया है। अगर ये नंबर मैं चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर 92 लिखा हुआ है, इसकी एक रेंज है, लेस देन 85 पे ये रेड कर देगा, 85 टू 100 जो ये बिटवीन नंबर्स हैं इनको येलो कर देगा, 100 एंड अबव को ग्रीन कर देगा। अगर इसको मैं यहाँ पर 100 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, और अगर इसको मैं यहाँ पर 80 कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंडीशनली फॉर्मेट किया गया है। इसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं, होम टैब पे और स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वापस अपनी शीट की तरफ आते हैं ताकि वहाँ पर इनको अप्लाई किया जाए। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से 100%, 90%, 25%, 80%, 120% और 92%। तो ये मेरे पास कुछ डिफरेंट KPIs हैं और उनकी अचीवमेंट्स हैं। इनके ऊपर हम कंडीशनली फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्ट इन है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कलर स्केल में चला जाऊँ तो मेरे पास जो फर्स्ट कलर स्केल है वो है कि हाईएस्ट को ये ग्रीन कर देगा, लोएस्ट को रेड कर देगा। इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखिए, हाईएस्ट को इसने ग्रीन किया, लोएस्ट को रेड किया, और जो रिमेनिंग थे उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया ग्रीन और रेड के मिक्सचर से। इसको मैं उल्ट भी कर सकता हूँ, हाईएस्ट को रेड कर दे और लोएस्ट को ग्रीन कर दे। अच्छा, इसी तरह से ये एक और है, इसमें तीसरा कलर भी मिक्स हो गया, ब्लू। फिर ये आगे देखें, ये ग्रीन और रेड, ब्लू और रेड आ गया, सिर्फ रेड सिर्फ ग्रीन आ जाएगा, येलो और ग्रीन का कंपोजिशन आ जाएगी। तो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, आप खुद से अपनी मर्ज़ी से भी कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप डेटा बार्स में देखें तो डेटा बार के अंदर आप किसी भी कलर की डेटा बार ऐड कर सकते हैं। ये करेगा क्या बेसिकली, ये करेगा ये कि जो मैक्सिमम नंबर था आपका उसको ये बेंचमार्क करेगा, उसके अकॉर्डिंगली बाकी सब जो हैं उनकी बार्स जो हैं वो एडजस्ट कर देगा। जो डेटा आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर जिस कलर की भी आप डेटा बार ऐड करते हैं वो मैक्सिमम को बेंचमार्क करता है, बाकियों में कलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर टॉप पे अगर आप देखें तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, उससे ज़्यादा वाले नंबर या ग्रेटर देन को आपने हाईलाइट करना हो, लेस देन को करना हो, या कोई एक रेंज है उसके बिटवीन कुछ नंबर्स हैं उनको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, यूनिक वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
फिर टॉप बॉटम रूल है, टॉप 10% को हाईलाइट कर दो, बॉटम 10% को कर दो, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये सारे रूल्स यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ आइकॉन्स हैं, ये भी आपने रिपोर्ट्स में देखे होंगे, जिसमें डायरेक्शनल आइकॉन्स हैं, शेप्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, और रेटिंग जिस तरह से आ रही होती है वो चीज़ें हैं। तो ये रूल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो रूल मैंने अभी आपको दिखाया था एक डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे सॉरी इसको मैं क्लोज कर दूँ, ये रूल खुद से क्रिएट किया गया है, ये प्री डिफाइंड रूल नहीं है। अब इसी डेटा को हम यूज़ करेंगे, इसका सारे रूल्स पहले क्लियर कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक नया रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और न्यू रूल पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स ओनली सेल्स दैट कंटेन, हम इसको फॉलो करेंगे और इसमें हम सबसे पहले रूल लगाएंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%। 100% की जगह पे आप 1 भी लिख देंगे तो वो सेम चीज़ बनती है। इसको आप कलर दे दें, फिल कलर, और फिल कलर में रेड दे दें इसको। इसी तरह से ये एक रूल ऐड हो गया है। जहाँ पर 100% या उससे ज़्यादा होगा सिर्फ उसको वो हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट रूल इसमें एक और ऐड करते हैं, और ये रूल हम करेंगे बिटवीन 100 एंड 85। इसको हम येलो कर देते हैं। इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक हमसे ये हुई है कि बिटवीन 100% एंड 85% ये होना चाहिए। और उसके बाद एक और रूल हम अप्लाई कर देते हैं कि लेस देन 85%, लेस देन 85%, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, आप ये सिंगल कलर है और जो उस डैशबोर्ड के अंदर था ये मल्टी कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया था, इसलिए थोड़ा सा कलर का आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो आप 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन के साथ, येलो का ऑरेंज के साथ, रेड को डार्क रेड के साथ, तो उससे थोड़ा सा इसमें खूबसूरती आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी शीट के ऊपर या आपके डैशबोर्ड के ऊपर वो चीज़ें हाईलाइट कर देता है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस डैशबोर्ड को आप देखें तो सबसे पहली जो नज़र पड़ती है वो येलो या रेड जो हाईलाइटेड KPIs हैं उनके ऊपर जाती है। तो किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, और ये अक्सर रिपोर्ट्स के अंदर आपने देखी होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपर टूल्स। इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल एंड पे रखूँगा कि थोड़ा सा डिटेल चाहिए इसको करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके पास एक समरी है या एक टेबल है, उसको आप इसको हम इस तरह कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले इसको समराइज़ कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। रीजन ले लेते हैं, टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं, और इसके ऊपर हम डेट ले लेते हैं। ये चार चीज़ें हमारे पास हैं। ये है जी मेरा डेटा, और इसके ऊपर मैंने ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, ये आपको आइडिया है ना नंबर फॉर्मेट के हवाले से? कोई बंदा जिसको नंबर फॉर्मेट के बारे में ना पता हो कि हम नंबर फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, अगर आप समझते हैं कि इसको भी मैं रिवाइज़ करूं कि आपने डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज करना है या नंबर्स का फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और अगर सबको आइडिया है तो फिर मेरे ख्याल में इसको हमें जो है वो इस पर नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेंट्रल को अलग से देखना है, नॉर्थ को अलग देखना है, साउथ को अलग देखना है, और इसको मैं नंबर फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, सॉरी इसको मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। मैं ये सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखें डेटा टैब के अंदर, तो आउटलाइंस में जाके ग्रुप का एक ऑप्शन आ रहा है। जब मैं ग्रुप करता हूँ तो मेरे पास, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, एक माइनस साइन आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ, और वो है कि इन तमाम सब रीजन्स का एक टोटल कर लेता हूँ, ताकि ग्रुपिंग को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ। सम की शॉर्टकट की सबको पता होगी, ऑल्ट इज इक्वल टू सर ये तो रिपीट कीजिएगा, ये जो आप ऑल्ट सम कर दी इक्वल के बाद तो उससे टोटल किस तरह हो जाता है? ये शॉर्टकट की है जिसकी आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है, और उसके साथ ही इज इक्वल टू साइन जो बैक स्पेस के साथ है वो करना है, तो वो उस इंटेलिजेंटली देखेगा कि मैंने किस डेटा को पिक करना है सम करने के लिए, तो वो उसको सम कर देगा। अब देखें, फर्स्ट कॉलम में जब हम उसको इज इक्वल टू को प्रेस कैसे रखेंगे? ये देखें मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है अभी, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। कीबोर्ड कहते हैं इसको, कीबोर्ड। ये देखिए अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और ये देखें ये इज इक्वल टू साइन है, और ये मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। वैसे लास्ट कॉलम में कॉपी कैसे करें इनको? अच्छा, लास्ट कॉलम तक कॉपी कैसे करना है? जी सर, ये बस इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल वी। ओके। ये मेरे ख्याल में मुझे कीबोर्ड जो है ना ये भी साथ साथ दिखा देना चाहिए जहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का इशू है, तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ख़त्म नहीं करते। अच्छा जी, अब हमने करनी है ग्रुपिंग। मेरे पास एक कॉलम ये है जो कि बिग रीजन का है, एक ये है, एक ये है, और एक टोटल है। मैं क्या करता हूँ कि मैं जिनको हाइड करना चाहता हूँ उन सबको सिलेक्ट करता हूँ और उसको ग्रुप कर देता हूँ। इसी तरह नॉर्थ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप कर देता हूँ। इसी तरह साउथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप कर देता हूँ, तो ये मेरी ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे 7 डे तक का ग्रुप करना है, तो मैं कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ग्रुप कर रहा हूँ। फिर मैंने 14 तक के कॉलम सिलेक्ट किए और ग्रुप कर दिया, 21 तक ग्रुप, एंड यहाँ तक, तो ये मेरे ग्रुप्स आ गए। अब देखें यहाँ पर भी आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्लस साइन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं 2 के ऊपर, तो ये सारे के सारे ग्रुप जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। इसी तरह आप ये टॉप पे आपके पास जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली ग्रुप हैं। 1 का मतलब ये है उसको वो हाइड कर देगा, 2 का मतलब ये है वो सारी चीज़ें अनहाइड कर देगा। मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो फौरी तौर पे वो सारी की सारी समरी जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, सारा डेटा मेरे पास एक्सपेंशन के साथ आ जाता है। अदरवाइज़ मैं प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके भी इसको अनहाइड कर सकता हूँ। ये देखिए प्लस के साइन पे करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, माइनस साइन पे करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप 2 पे क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ये 1 और 2 है, ये कॉलम्स के लिए कि आप कॉलम को किस रोज़ को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये टॉप पे जो है ये कॉलम्स के लिए हैं। तो मैं अगर 2 करता हूँ सारी की सारी रोज़ अनहाइड हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये दोबारा से ग्रुप हो जाएंगी। अब ये ग्रुपिंग ख़त्म कैसे करनी है? डेटा सेलेक्ट करें, इसके साथ ही अनग्रुप है, और रोज़ कॉलम मैं इस वक्त रोज़ कर देता हूँ, फिर अनग्रुप पे जाता हूँ और कॉलम्स को कर देता हूँ। अब ये डेटा मुझे अनहाइड करना पड़ेगा इस तरह से और इस तरह से, ये डेटा हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन ग्रुपिंग के हवाले से? जी, इस पे अभी जैसे आपने रीजन्स को ग्रुप किया था, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ को, ये इनमें सबको अलग अलग डिवाइड करके दिखा रहा था। जी जी। अगर जब आपने डेट वाइज इसको अपने जब इसके ग्रुप बनाए तो वो उसमें एक साथ सारे दिखा रहे, इसको ग्रुप में नहीं दिखा रहा। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने सब रीजन्स को ग्रुप किया था तो आपने नोट किया होगा कि मैंने सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ को सिलेक्ट करके ग्रुप नहीं किया था।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही जब मैंने यहाँ ठीक। पे ग्रुपिंग की, मैंने 2 से 7 तक की ग्रुपिंग के साथ मैंने कॉलम नहीं छोड़ा, साथ ही मैंने आगे जी जी किया, तो उसने 2 से 14 तक, 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक एक ग्रुप बना दिया। फिर अगला जब मैंने उसमें ऐड किया तो उसने उसी ग्रुप में वो भी ऐड कर दिए। जैसे जैसे मैं आगे चलता गया वो उसी एक ग्रुप के अंदर चीज़ें ऐड करता गया। अच्छा, वो अगर अगर हम इस पे भी स्पेस दे देंगे तो वो फिर अलग अलग इसको ग्रुप बना अलग देगा। अलग ग्रुप बना देगा, एग्जैक्टली। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे चलें। ये चले। व्हाट इफ एनालिसिस जो है ये हम डिस्कस करेंगे जिस दिन हमने एक्सेल फंक्शन डिस्कस करने हैं। ऑटो सम और व्हाट इफ, ये उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चूंकि उससे मिलता जुलती चीज़ है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो ये आपके जहन से जो है ना निकल जाएगी। इसको हम पार कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, फाइल, वर्कशीट और वर्कबुक। बहुत सारा डेटा सेंसिटिव होता है और आप नहीं चाहते कि आपका रॉ डेटा एक्सेस हो। आप क्या करते हो, या तो आप पूरी की पूरी फाइल ही प्रोटेक्ट कर देते हो, जिस बंदे को सेंड कर रहे हो वो पासवर्ड लिखेगा तो उस फाइल को ओपन कर सकेगा, या रीड ओनली की एक्सेस भी दे सकते हो आप उसे। आप वर्कबुक्स जो है वो वर्कशीट हाइड कर देते हो और वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देते हो कि वो हाइड या अनहाइड ना कर सकें। या आप कुछ सेल हैं उनको उनके राइट दे देते हो एंड यूज़र को कि आप इनमें जाके क्लिक कर लो, कोई इशू नहीं है, इसके अलावा आप कहीं पे क्लिक नहीं कर सकते। तो वो भी एक प्रोटेक्शन में आ जाता है। मैं उसकी एक छोटी सी पहले आपको एग्जांपल दिखा दूं, फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं। आप लोगों ने अक्सर अगर किसी बैंक के नुमाइंदे से बात करें ना तो वो आपको कहता है यार अगर आपने लोन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसको अपना लोन कैलकुलेशन करनी है, तो आप लोन की ये शीट यहाँ से ओपन कर लें। अब इस शीट में अगर आप जाएँ ना तो इसके कुछ सेल हैं जिनके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेल हैं जहाँ पर आप क्लिक नहीं कर सकते। ये देखिए, अब इनमें जो 7 सेल हैं ये मैं क्लिक नहीं कर सकता। ये मसला क्या है? मसला ये है कि इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब मैंने अनप्रोटेक्ट किया तो अब मैं इस काबिल हो गया कि मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर इस प्रोटेक्शन के ऊपर पासवर्ड लगा दिया जाए तो जब तक वो पासवर्ड पता नहीं होगा तब तक अनप्रोटेक्ट नहीं हो सकता। अब करते हैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर हम काम किस तरह से करेंगे। ये हमने एक डेटा बनाया था। सबसे पहले कि हमने फ़ाइल को प्रोटेक्ट कैसे करना है। मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ डाउनलोड के फोल्डर में। फ़ाइल नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा। अगर आप यहाँ पर देखें ना, नीचे एक टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। इस टूल्स के ऑप्शन के ऊपर सेव करने से पहले आपने जनरल ऑप्शन में चले जाना है। जब आपने इस पर क्लिक किया तो उसको ओपन करने का और मॉडिफाई करने का पासवर्ड मांग रहा है वो। मैं 1 2 3 4 इसका पासवर्ड ओपन करने का दे देता हूँ और 1 2 3 4 ही इसको मॉडिफाई करने का दे रहा हूँ। अगर इसके नीचे आप देखें एक चेक बॉक्स आ रहा है रीड ओनली रिकमेंडेड। अगर आप रीड ओनली रिकमेंडेड कर देंगे तो फिर वो ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती। और अगर आप इसको अनचेक कर रखेंगे तो फिर ये रीड ओनली भी ओपन नहीं होगी। अब रीटाइप करना पड़ेगा हमें पासवर्ड। याद रखिएगा कि अगर एक दफ़ा आपने पासवर्ड लिखा और आप पासवर्ड भूल गए तो वो फाइल ओपन नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने दावा किया है कि हम इसको ओपन कर लेते हैं, हमारे पास VBA का कोड है, लेकिन मुझे आज तक वो कोड नहीं मिला या मुझे उसका आइडिया नहीं हो सका कि वो फाइल कैसे रिकवर हो सकती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और हमने उसका पासवर्ड भूल गया। अब मैं ट्रेनिंग डेटा की फ़ाइल को क्लोज़ कर दूं, यहाँ से ये क्लोज़ हो गई और यहाँ से जाके मैं इसको ओपन करता हूँ। इसने मुझसे पासवर्ड मांगा है, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये ओपन नहीं होगी। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैंने फर्स्ट पासवर्ड दे दिया तो मैं रीड ओनली देख सकता हूँ, या मॉडिफाई करने के लिए सेकंड पासवर्ड दूंगा तो ये मेरे पास इस शेप में आएगी कि मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकूँ। ये तो थी फर्स्ट प्रोटेक्शन जो हम एक्सेल के ऊपर लगाते हैं। सेकंड प्रोटेक्शन जो है वो होती है हम शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब शीट में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ सेल देता हूँ ये, और इन सेल्स की
अच्छा, ये सेल मैंने सेलेक्ट किए और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमने प्रोटेक्ट करना कैसे। आप रिव्यू में जाएं, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे जाएं, अलाउ ऑल यूज़र्स ऑफ वर्कशीट टू सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। जो लॉक होंगे या अनलॉक होंगे वो सारे के सारे सेल्स वो सिलेक्ट कर सकता है, ये हम उसको अलाउ कर देते हैं। अब मैं कुछ सेल सेलेक्ट करता हूँ और इन सेल्स को मैं प्रोटेक्ट अनलॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं शीट की प्रोटेक्शन में जाता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि लॉक्ड को सिलेक्ट ना कर सके, सिर्फ अनलॉक्ड कर सके। अब मैं कहीं भी और क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो ये क्लिक नहीं करेगा, सिवाय उन सेल्स के जिनको मैंने अनलॉक किया हुआ था। कर्सर मेरा वहीं पे, मैं इसको अन प्रोटेक्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा से आपको प्रोटेक्शन करके बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप पासवर्ड दे देते हैं, लेट्स सी मैं देता हूँ 1 2 3 4 और इसको मैं रीटाइप कर देता हूँ। अब अगर अनप्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो ये पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड नहीं होगा तो आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, राइट क्लिक करूँ तो मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ, नई शीट को डिलीट भी कर सकता हूँ, रीनेम, मूव और कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं ये भी प्रोटेक्शन करना चाहूँ कि मैंने अपनी रॉ डाटा की शीट इसमें हाइड कर दी है और मैं नहीं चाहता कि वो कोई अनहाइड कर सके, मैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दूंगा, उसमें स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करूंगा और पासवर्ड लगा दूंगा। अब अगर इस पर मैं राइट क्लिक करूं तो अब देखें जो हम वर्कबुक में एडिशन, डिलीशन, हाइड, अनहाइड, कलर चेंज, वो सारे काम कर सकते थे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको डिम नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, कॉपी, हाइड, अनहाइड, कोई भी एक्टिविटी इसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। अब जब भी आप पासवर्ड लगाएंगे तो वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। दोबारा से अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो आपको पासवर्ड नए सिरे से देना पड़ेगा इसको। प्रोटेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आपका, वो फाइल की प्रोटेक्शन हो, वर्कबुक की हो या वर्कशीट की हो? सर थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम। किस ऑप्शन को? जी वो भी आपने प्रोटेक्शन का बता करो उसको। फाइल को, शीट को या वर्कबुक को? सर फाइल को भी वर्कशीट को भी, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, फाइल को प्रोटेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपने फाइल को सेव करना है। जब सेव कर रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, सबसे पहले तो अपने फाइल नेम दे दिया, फाइल टाइप आ गया, ऑथर नेम और ये सारी चीज़ें आ गई। टूल्स आ रहा है, ये टूल्स में एक ऑप्शन है जनरल ऑप्शंस। यहाँ पर जाके आपने इसका पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड के साथ ये प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक तरीकाकार तो है इसका ये, इससे आपकी शीट प्रोटेक्ट होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जी बिल्कुल हो रही है, और ये इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आज रात में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इसको एक्सेस करके देख सकते हैं, इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कशीट आ जाती है। तो वर्कशीट में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जिस चीज़ को आप चेक करेंगे, चेक का मतलब ये है कि इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये तो काम आप कर सकते हैं। जो अनचेक होंगे वो आप काम नहीं कर सकते। अब जैसे अनचेक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट कॉलम जो है ये अनचेक है और इंसर्ट रो को मैं चेक कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके कॉलम ऐड करना चाहूँगा तो कॉलम ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं रो ऐड करना चाहूँगा तो रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने प्रोटेक्शन के अंदर खुद से ऑप्शन देने हैं कौन कौन से काम हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसके ऊपर हो जानी चाहिए या कोई किसी को अलाउ कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि अलाउ नहीं कर रहे आप। वर्कबुक प्रोटेक्शन के अंदर आप क्या चीज़ बाउंड कर रहे हैं, ये जो राइट क्लिक से ऑप्शन आते हैं ना, जो शीट नेम के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड है, प्रोटेक्ट शीट है, टैब कलर, हाइड अनहाइड, ये चीज़ें आप उसको जो है वो इसके राइट्स उसे छीन लेते हैं एंड यूज़र से। आपकी हिडन शीट्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता, इसके अंदर कुछ नई शीट ऐड नहीं कर सकता। बाज़ केसेस में हम लोग जब मैक्रोज लगा रहे होते हैं या VBA कोड लिख रहे होते हैं तो उस वक्त भी नई शीट ऐड करते हुए या
डेटा के साथ प्ले करते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। ये जब हम मैक्रो के सेशन में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कितनी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग है। उसमें आपने कोई भी एक कोड लिख दिया है तो आपको कुछ भी एडिशन करने के लिए उस कोड को भी जाके एडिट करना पड़ता है, जो एक हैक्टिक जॉब है। इसलिए ये प्रोटेक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंड यूज़र को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसके राइट्स दे रहे होते हैं। मैंने किसी जगह पे वो लिखा था कि हमने क्या क्या करना है, वो मुझे याद नहीं है कहाँ बता रहा हूँ। आबिद महमूद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आबिद साहब, ये आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड एक डैशबोर्ड है जो कि 2013 में मैंने बनाया था, जब आप आई थिंक कभी इसमें ट्रैफिक टीम में नहीं आए थे और मैं ट्रैफिक टीम में था, तो ये उस वक्त मैंने ये डैशबोर्ड बनाया था। इसमें डेवलपर टूल्स यूज़ किए गए हैं जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसमें अगर आप देखें तो ड्रॉप डाउन्स भी हैं, इसमें रेडियो बटन्स भी हैं जिनको ऑप्शन बटन कहते हैं, और चेक बॉक्सेस हैं। मुझे नहीं याद पड़ रहा कहाँ गया होगा वो। अच्छा जी, प्रोटेक्शन हो गया। फ्रीज पैन और अनफ्रीज पैन, इसका तो आइडिया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल सा है फ्रीज और अनफ्रीज का ऑप्शन जो है। ये देखें, व्यू टैब के अंदर विंडोज़ के नाम से ग्रुप है, उसमें फ्रीज और अनफ्रीज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने फर्स्ट रो सिर्फ फ्रीज करनी है तो आपका जो कर्सर है ना वो कॉलम ए के अंदर होना चाहिए। कॉलम ए में जिस भी पॉइंट पे आप अपना कर्सर रखते हैं उसके ऊपर के सारे रोज़ जो हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगी। जैसे मैंने ये देखें, फ्रीज़ का मकसद ये होता है कि वो आपको हर एक पेज पे वो टॉप रो जो है वो नज़र आ रही होगी, लेकिन इसका प्रिंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रिंट पे रिपीट नहीं होती, ये प्रिंट एक ही मरतबा होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करना है तो उसके लिए आपको कर्सर जो है वो B2 में रखना होगा और उसके बाद आप फ्रीज़ करेंगे। तो अब अगर आप इसको राइट स्क्रॉल करें या डाउन स्क्रॉल करें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको फ्रीज़ मिलेगा। इसी तरह जिस भी पॉइंट पे आप कर्सर रखेंगे उसके टॉप और उसके लेफ़्ट का जो कॉलम और रोज़ हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे डेवलपर टूल्स को। कहाँ गई मेरी ईमेल? डेवलपर टूल्स 4:34 हो गए हैं। 4:40 तक की एक शॉर्ट ब्रेक कर लें, नमाज़ वगैरह पढ़नी है नमाज़ पढ़ लें आप। 4:40 पे दोबारा इसको लेके चलते हैं। जो 15 मिनट्स हमारे स्टार्ट में हम नहीं कर सके थे वो मैं आपको एडिशनल इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूंगा। 5:15 तक हम इसको लेके चलेंगे, तब तक आप लोग नमाज़ पढ़ लें, 5-6 मिनट लगा लें इसके ऊपर। 4:40 पे दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, आ गए सब लोग वापस? सेशन में दोबारा से वापस आ जाएं। मैं आपको आज इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ताकि इन केस कोई भी चीज़ इस तरह की इंटीमेशन या ट्रेनिंग स्टार्ट का है वो आपको बताना है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो चीज़ जो है वो ऐड कर लिया करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ इधर ही शेयर कर देता हूँ, और आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रेनिंग, और यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है, इस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ज़रा मेरे लिए इजी हो जाएगा वहाँ पे इसको मैनेज करना। ओके जी। अच्छा, आपके पास होपफुली डेवलपर टैब जो है ये डिस्प्ले हो रहा होगा एक्सेल में। अगर डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो उसके लिए आपने ये जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ब्लैंक स्पेस है थोड़ी सी, इस पर राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर देना है। इस कस्टमाइज रिबन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये राइट साइड पे बहुत सारे टैब्स आ रहे होंगे, उनमें एक डेवलपर के नाम से जो कि आपका अनचेक है, इसे चेक करके ओके कर दें तो आपके पास डेवलपर टैब जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अभी चेक कर लें सबके पास ये डिस्प्ले हो गया। होम टैब पे चले जाएं और उसके बाद आपने बिल्कुल राइट साइड पे देखें ये कुछ वाइट स्पेस है, इस पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करें। जब आप कस्टमाइज़ रिबन के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास
डेवलपर टैब आ रहा होगा और वो अनचेक होगा इस तरह से, उसे आप चेक करें और ओके कर दें। एक और तरीका भी है इसका, फाइल टैब पे जाएं, यहाँ से ऑप्शंस में जाएं और आप ऑप्शंस में भी अगर आप देखें कस्टमाइज रिबन आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। डेवलपर टैब में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ग्रुप है कोड के नाम से, ये सारा वीबी और मैक्रो के रिलेटेड है। एड-इन्स हैं, एड-इन्स भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम ऐड करेंगे। उसके लिए हम पावर क्यूरी, पावर पिवट वगैरह को ऐड कर रहे होंगे। कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स में हमारे एडवांस फिल्टर और वो सारे टूल्स आ जाते हैं। इसके अंदर इसकी आपको वीडियो जो है ना वो भी मिल जाएगी, आप बिल्कुल वो इसके ऊपर वो ना करें, टेंशन ना लें। रिपीट मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें अगर आप देखें XML आ रहा है और मॉडिफाई आ रहा है, लेकिन हमारी जो नीड है इस वक्त वो फुलफिल होगी कंट्रोल्स से। तरीकाकार मैं फिर आपको बता देता हूँ। फाइल टैब पे क्लिक करें और उसके बाद ऑप्शंस में चले जाएं। ऑप्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर कस्टमाइज रिबन के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें राइट साइड पे जो टैब आ रहे हैं उनमें एक डेवलपर टैब है जो कि इस वक्त अनचेक है। इसे चेक करके ओके कर देंगे तो डेवलपर टैब आपका शो हो जाएगा। इसी डेवलपर टैब में एक ऑप्शन आ रहा है कॉम एड-इन्स का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंक्वायर, पावर पिवट, पावर क्यूरी और पावर व्यू आ रहा होगा। ये सारे अनचेक हैं, इनको भी आप चेक करके ओके कर दें तो ये मज़ीद टैब आपके पास 3 आ जाएंगे। इस तरह से टोटल 4 टैब्स आपके पास एडिशनल ऐड हो जाएंगे। डेवलपर टैब, पावर क्यूरी, इंक्वायर और पावर पिवट। अब डेवलपर टैब के अंदर अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे एक इंसर्ट के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। उसमें 2 तरह के टूल्स हैं, एक फॉर्म कंट्रोल टूल्स हैं और एक्टिव-एक्स कंट्रोल टूल्स हैं। जो फॉर्म कंट्रोल टूल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं अदर देन VBA जब हमने काम करना हो, जब इसके साथ हमने इसके ऊपर कोडिंग ना करनी हो। अगर हमने VBA की कोडिंग करनी है तो हम एक्टिव-एक्स कंट्रोल्स यूज़ करते हैं। इस वक्त फ़िलहाल हम फॉर्म कंट्रोल्स को लेके चलेंगे और फॉर्म कंट्रोल में भी अगर आप 1 बाय 1 इन टूल्स को देखें, सबसे पहला टूल है बटन का, उसके बाद कॉम्बो बॉक्स है, उसके बाद चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के बाद स्पिन बटन है, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, इसको हम रेडियो बटन भी कहते हैं, ग्रुप बॉक्स है। ग्रुप बॉक्स बेसिकली यूज़ करते हैं हम मल्टीपल टूल्स को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। जी बट साहब, मैं अभी बना लेता हूँ। सर 4G हैंडसेट भी तो है हमारे पास, 3G कैसे निकालें? उसमें देखिए 4G इंडिकेटर आ रहा है, 1 या 0। 1 करेंगे तो 4G हैंडसेट आ जाएगा, 0 करेंगे तो 4G नहीं होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि 4G हैंडसेट इतने और अदर देन 4G इतने हैं। कैसे निकलेगा मैं देखता हूँ। अगर इनके उसके अंदर वो है ना 2G 3G हैंडसेट की वो 0 और 1 लिखा हुआ है, तो फिर मैं उसको देख के डाल देता हूँ। लेकिन वो फिर मेरे ख्याल में बेस से बढ़ जाएंगे क्योंकि 3G हर 4G हैंडसेट 3G भी है, हर 4G हैंडसेट 2G भी है। मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं किस कार्ड पे चाहिए। ठीक, ये सैंपल भी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, कुछ दिन पहले मुझसे उस्मान ने अच्छा, चलो मैं चेक करता हूँ। जी तो दोस्तों, जब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ जाए और ये स्क्रीन आपको नज़र आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। फरी,
स्क्रीन विजिबल है? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वो एक कॉल दरमियान में आई थी तो ये सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। कल से तो मैं इंशाल्लाह ऑफिस में ही आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा, क्योंकि ऑफिस में जाके ट्रेनिंग करवानी बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा, इसमें ना हम लोग जो टूल्स डिस्कस करेंगे वो बटन तो डेफिनेटली उसी वक्त हम करेंगे जब हम मैक्रोज लिखना शुरू करेंगे। इसके अलावा बटन का कुछ खास यूज़ नहीं है। सबसे खूबसूरत और सबसे जो पसंदीदा टूल है वो है कॉम्बो बॉक्स, हम ये यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स, ये भी हम यूज़ करेंगे। स्पिन बटन का भी मैं आपको काम बता दूंगा, स्पिन बटन क्या काम करता है। लिस्ट बॉक्स क्या काम करता है। वॉइस इज स्लो, ये मैं कहाँ से इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। अब देखिए, अब आवाज़ बेहतर आई है। मेरे पास से वॉल्यूम वगैरह तो मेरे ख्याल में सारे फुल ही हैं। ये अब बेहतर हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम टूल डिस्कस करेंगे, हम ऑप्शन बटन को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ग्रुप भी करके बताएंगे आपको। लेबल की ज़रूरत नहीं है, लेबल उसी सूरत में ज़रूरत पड़ती है अगर हमने फॉर्म कंट्रोल के ऊपर काम करना होता है। और फॉर्म कंट्रोल में हम काम करते हैं जब हमने VBA पे काम करना होता है। उसके बाद स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार का काम और स्पिन बटन का काम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, वो भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो 1 बाय 1 सारे टूल्स को हम देख लेंगे। सबसे पहले ना, अगर आपने भी एक्सेल ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर एक टेबल बना लें, सीरियल नंबर, मंथ और डेज, ये 3 कॉलम के एक टेबल बना लें और इसमें आप लिख दें 1 से लेके 12 तक सीरियल नंबर लिख दें, और मंथ में आप लिख दें जनवरी से लेके दिसंबर तक। इसी तरह डेज, किस मंथ में कितने डेज हैं वो लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक छोटा सा टेबल बन जाएगा जिसको हम यूज करेंगे इन्हीं टूल्स को समझने के लिए। एक चीज आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है, ये टूल्स आपको कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन पॉइंट बताते हैं कि इस वक्त आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, इस ड्रॉप डाउन में से, इस लिस्ट बॉक्स में से, रेडियो बटन में से या चेक बॉक्स में से। अच्छा, सबसे पहले हम ये 3 टूल करेंगे, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और ऑप्शन बटन, क्योंकि इनका जो एंड रिजल्ट है ना वो एक जैसा है। अगर आप कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करें और इसको यहां से इस तरह से ड्रॉ कर लें, जैसे हम पिक्चर ऑन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अच्छा, चलो मैं कॉल कर अब अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, मैं म्यूट, अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसमें कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं हो रही है, सिंपल एक पिक्चर की तरह ही काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कंट्रोल में चले जाना है। ये देखिए, जब फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। साइज आ रहा है, किस साइज पे इसको रखना है, कोई जरूरत नहीं इसको कुछ भी करने की। प्रोटेक्शन है, लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो प्रॉपर्टीज में आपने हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी एडवांस्ड फिल्टर ड्रॉ करते हैं तो उसमें डोंट मूव और साइज विद सेल्स को लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। इससे होगा ये कि अगर आपके डैशबोर्ड को कि कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करते हैं या रो की हाइट को कम ज्यादा करते हैं तो आपके टूल डी शेप नहीं होगा, टूल की शेप आपकी एज इट इज रहेगी। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इसको भी छोड़ दें। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या है कि आपने इस ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना क्या है और इसका रिजल्ट कहां पे शो करना है। इनपुट जो है ना, इनपुट रेंज, ये है बेसिकली आप इसमें क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं। तो हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इस तरह से। सेल लिंक, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए A1 सेल में, कुछ यूं। उसके बाद अगर 3D शेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक कर दें, और अगर नहीं करना चाह रहे तो अनचेक रहने दें। 3D शेडिंग में थोड़ा सा इसका 3D व्यू बन जाएगा ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन लाइंस,
जब आप पहले मैं इसको 8 पे रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप डाउन लाइन्स बेसिकली करती हैं। ये देखें राइट साइड पे स्क्रॉल आ गया है। अगर आप इसमें ये जो लाइन्स हैं ये काउंट करें तो ये 8 लाइन्स बनती हैं। 8 लाइन्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि मैंने जब इसको यहाँ से सिलेक्ट किया था तो लाइन्स मैंने 8 दी थी। अगर मैं इसको 12 कर दूंगा तो मेरे पास ये राइट साइड पे जो स्क्रॉल बार था ये खत्म हो जाएगा और 12 लाइन्स यहाँ पे डिस्प्ले होगी। मैं किसी भी एक पॉइंट को क्लिक करता हूं तो उसका रिजल्ट मेरे पास आ जाता है नंबर 4। अब ये नंबर 4 क्यों आया है? मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया और नंबर 4 आ गया। मैंने मई सेलेक्ट किया 5 है। और मैं इसी तरह जब मंथ चेंज करता हूं तो मेरी सिलेक्शन का पॉइंट जो है वो चेंज होता है। रीजन क्या थी? रीजन ये है, ये हमेशा कैलकुलेशन स्टार्ट करता है टॉप से। तो ये टॉप से मेरी पोजीशन बताता है सिलेक्शन की कि मैंने इस वक्त क्या चीज ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट की हुई है, उसका सीरियल नंबर क्या है। अब इस सीरियल नंबर की बेस के ऊपर आप फर्दर वी लुकअप के जरिए, सम इफ के जरिए वैल्यूज पिक कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर इस सिलेक्शन के अगेंस्ट नंबर ऑफ डेज चाहिए तो मैं वी लुकअप कर सकता हूं इस सेल को इस टेबल के साथ, कॉमा 3,0। वी लुकअप जो है ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे फार्मूला के सेक्शन में जाके। अब मैं जब मंथ चेंज करता हूं तो यहाँ पर वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। अब इसकी मैं ना आपको एक डैशबोर्ड मैंने ओपन किया था, उसमें जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन है और इसमें डेज आ रहे हैं। मैं जब इसकी डेट चेंज करता हूँ तो इसके बैक एंड पे जहां पर भी डेटा रखा हुआ है वो डेटा में डेटा समराइज कर लेता है उस पर्टिकुलर डेट का, और उस डेट के डेटा के ऊपर जाके ये अपडेट कर देता है इन बार्स को, इस ग्राफ को। ये देखिए, मैं यहां से डेट चेंज करता हूं तो मेरा ग्राफ भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाता है। यही काम हम ले रहे होते हैं ड्रॉप डाउन से। अब इसी का एक और तरीका है इस एक्टिविटी को करने का, और वो है लिस्ट बॉक्स। ये देखिए, लिस्ट बॉक्स आपने लिया, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं। यहां से भी आपने कंट्रोल में जाके इनपुट रेंज में आपने मंथ दे देने हैं, और सेल लिंक में आप कोई भी सेल कर सकते हैं। इस केस में हम K1 को कर लेते हैं और K1 का भी कलर चेंज कर दें। एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे याद रखें कि जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसको कुछ टूल्स के साथ लिंक करते हैं, या तो उसमें कमेंट दें उसका जहां पे आप रिजल्ट ले रहे हैं, और या उसका कलर चेंज कर दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए मेरा जो डैशबोर्ड है या मेरी जो रिपोर्ट है उसका ये पर्टिकुलर सेल जो है ये किसी टूल के साथ लिंक है, इसको मैंने एडिट नहीं करना। अब ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे ड्रॉप डाउन कर रहा था। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर सारा कुछ वन गो में हमारे पास शो हो रहा है, और अगर मैं इसका साइज छोटा कर दूंगा इस तरह से तो ये ड्रॉप डाउन तो नहीं बनेगा, लेकिन इसके साथ एक स्क्रॉल बार आ जाएगी जिसके जरिए मैं इसको अप या डाउन स्क्रॉल कर सकता हूँ। जो भी मैंने सेलेक्ट करना है उस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा रिजल्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अप्रैल सेलेक्ट किया तो रिजल्ट आ गया 4। इसको भी VLOOKUP के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह का एक और टूल है ऑप्शन बटन या रेडियो बटन, वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैं आपको, उसका भी यही काम है जो कि इन टूल्स का काम है। सिंपली आपने उस टूल के ऊपर उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे उसी तरह से ड्रॉ कर दें। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब हम ऑप्शन बटन बनाते हैं किसी एक पेज के ऊपर, किसी एक शीट के ऊपर, और वो हम बेशक मल्टीपल ड्रॉ करते जाएं या उसी को कॉपी पेस्ट करते जाएं, तो वो एक ही टूल रहेगा अनटिल अनलेस हम उसको ग्रुप बॉक्स के जरिए ग्रुप ना कर दें। मैं आपको उसकी एग्जांपल बताता हूं। ये मैंने एक टूल ड्रॉ किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूं। अब ये एक ही टूल है, ये इसके मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो अलाइन कर देता हूं। पावर पॉइंट की तरह यहाँ पर भी आप अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में जाएं, अलाइन, इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ ताकि एक जैसी अलाइनमेंट हो जाए, और इसको
वर्टिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ताकि इनका जो डिस्टेंस है वो एक जैसा हो। अब मैं जिस भी टूल पे क्लिक करूंगा वो एक टाइम पे एक ही ऑप्शन बटन सेलेक्ट होगा, दो नहीं हो सकते। अगर मुझे एक से ज्यादा मर्तबा इस टूल को यूज करना है तो मुझे इसके साथ ग्रुप बॉक्स यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब मैं अगर कोई और ऑप्शन बटन ड्रॉ करता हूं तो इस ऑप्शन बटन का उस ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग से टूल बन गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसका कैप्शन जो है ये आप यहां से एडिट भी कर सकते हैं और इसको बेशक डिलीट करके आप डायरेक्टली इसके नीचे जो भी सेल है उसमें भी लिख सकते हैं, ये आपके पास अपना ऑप्शन है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और सिर्फ आपने एक ही काम करना है और वो काम है कि इसको सेल के साथ लिंक करना है। यहां पर इनपुट कुछ नहीं है, सिर्फ सेल लिंक है। तो जब आप क्लिक करते हैं आपका जो टूल की सिलेक्शन है वो बताता है। एक चीज जो बहुत ध्यान से करने वाली है वो ये है कि जो टूल आप सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको फर्स्ट टूल कंसिडर करता है, उसके बाद कॉपी पेस्ट के जरिए करें या नए तरीके ड्रॉ करें वो उसको उससे नेक्स्ट टूल और इसी तरह से उससे नेक्स्ट और सो ऑन, इस तरह से इसको ये कंसिडर करता है। ऐसा नहीं करना कि आपने जो फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था उसके बाद जो लास्ट पे ड्रॉ किया था उन दोनों को साथ साथ लिख लें, तो उससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये तीनों टूल्स एक ही तरह से काम करते हैं, सिर्फ ड्रॉ करने का थोड़ा सा तरीका इनका डिफरेंट है। उसके बाद जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, मैं आपको पहले डैशबोर्ड में उसका काम दिखाता हूं फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ये देखें यहां पर ना चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं ये रेडियो बॉक्स बनाया था। जबरदस्त। अच्छा, ये जो है ना ग्रुप बॉक्स है, ये ग्रुप कर देता है उन तमाम रेडियो बटन्स को जो कि उस ग्रुप बॉक्स के अंदर हैं। अगर आपने कोई और एक से ज्यादा मर्तबा एक से ज्यादा सिलेक्शंस के लिए ये बटन यूज करना है, रेडियो बटन यूज करना है, और आप चाह रहे हैं कि ये सिलेक्शन एक अलग से हो और ये सिलेक्शन अलग से हो, ये एक अलग टूल के तौर पे ट्रीट हो और एक अलग टूल के तौर पे हो, तो आपको ग्रुप बॉक्स का यूज करना पड़ता है। अगर आप ये ग्रुप बॉक्स हटा देंगे तो ये तमाम के तमाम टूल्स जो हैं ये एक ही ट्रीट होंगे एक पेज के ऊपर। अब जैसे अगर आप इस केस में देखें तो ये भी रेडियो बटन सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, लेकिन इसकी सिलेक्शन के साथ जो एंड रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पे जब मैं सिलेक्शन चेंज करता हूं तो रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मैंने ये ग्रुप ना किया होता तो फिर क्या होना था, ये दोनों एक ही टूल होते। अब ये देखिए, अब यहां से वो चेक हट गया ना, क्योंकि मैंने वो ग्रुप खत्म कर दिया उसका और ये उसी टूल का एक हिस्सा बन गया। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल है वो चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स का मैं आपको दिखाने लगा था कि किस तरह से ये काम करता है। यहां पर अगर आप देखें टोटल 5 डेटा पॉइंट्स हैं। इंजीनियरिंग के लोग भी बड़े इजीली इस चीज को समझ सकते हैं और जो कस्टमर केयर के लोग हैं वो तो खैर उनकी लाइफ इस चीज के साथ गुजरी होती है। हेल्पलाइन के ऊपर कॉल्स आती हैं, उनको हम कहते हैं ऑफर्ड कॉल्स। उनमें से कुछ कॉल्स ऐसी हैं जो कि एजेंट्स जो हैं वो उनको आंसर करते हैं, अटेंड कर लेते हैं, आंसर्ड कॉल्स कहते हैं। कुछ कॉल्स ऐसी हैं जो कि कस्टमर के डायल करने से लेके एजेंट के अटेंड करने से पहले पहले ड्रॉप हो जाती हैं, उनको हम अबैंडन कॉल्स कहते हैं। AHT एवरेज हैंडलिंग टाइम है, एक कॉल को हैंडल करने के लिए कितना टाइम लगा। और सर्विस लेवल जो है वो कॉल जितनी ज्यादा वेट टाइम के साथ आ रही हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है जिसको जो एक क्वालिटी कह सकते हैं या सर्विस लेवल का एक बेंचमार्क कह सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर अंदर कॉल्स हैं ये आंसर होनी चाहिए, जो नॉर्मली 30 सेकंड या 40 सेकंड होता है। यहां पर हमने क्या किया कि हमने बेसिकली ये डैशबोर्ड बनाया था कंपैरिजन के लिए कि आप कोई भी दो चीजें हैं उनको कंपेयर कर लें। अगर बाकी चीजें नहीं चाहिए और ये डेफिनेटली अब ये
लाइन है और ये बार है, ये एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं इस बार को इसमें से हटा ही देता हूँ। जब मैं ऑफर्ड कॉल को अनचेक करता हूँ तो मेरे पास से वो बार गायब हो जाती है। इसी तरह मैंने आंसर्ड कॉल्स को अनचेक किया, वो भी मेरे गायब होगी। अबेंडन कॉल्स को मैंने अनचेक किया, मेरे पास सिर्फ AHT और सर्विस लेवल रह गया। किसी एक और डेटा पॉइंट को मैं अनचेक करता हूँ तो मेरे पास वो रह जाएगा। दोबारा मैंने उनको लेके आना है तो मैं चेक बॉक्स को चेक करूंगा तो वो दोबारा आ जाएंगे। ये है इसका एक्चुअल यूज। हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, हम किसी डेटा को हाइड या अनहाइड करने के लिए चेक बॉक्स को यूज करते हैं। ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। अब मैं इसी टेबल को दोबारा से उठाता हूँ यहाँ से और नई शीट में ले आता हूँ। इधर मैं एक चेक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ और इस चेक बॉक्स को मैं क्या देता हूँ, हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड। चेक और अनचेक, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहां से इसको भी आपने सेल लिंक दे देना। 3D शेडिंग करना चाह रहे हैं चेक कर लें, नहीं तो इसको, और आपने ये कर दिया। चेक करेंगे तो यहां पर ट्रू आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। अब इसको हम यूज बेसिकली कैसे करते हैं, यहां पे भी मैं लिख देता हूं जी डेज, इफ जो मेरा रिजल्ट था इज इक्वल टू ट्रू कॉमा दिस कॉमा प्लान। तो ये क्या करेगा कि अगर जो रिजल्ट हमारा उस टूल का है वो ट्रू है तो यहाँ पर वैल्यू शो कर देगा, अदरवाइज से हाइड कर देगा। ये देखिए इस तरह से। इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं और इसके ऊपर हम एक ग्राफ बना लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो उस डैशबोर्ड में यूज किया गया। ये देखिए, अनचेक करेंगे ये तमाम बार्स गायब हो जाएंगी, चेक करेंगे तमाम की तमाम बार्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इनके ऊपर डेटा लेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, इनके कलर्स जो है वो खूबसूरत कर सकते हैं, जो कि हम ग्राफ वाले सेशन में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन टूल के लिए ये है कि हम चेक बॉक्स को यूज करते हैं डेटा पॉइंट्स को हाइड या अनहाइड करने के लिए। इसकी समझ आ गई सबको? जो चीज अच्छा इसमें ना सॉरी इसमें अच्छी चीज ये है कि मैं एंड पे आपको छोटी सी एक असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने वो असाइनमेंट मस्ट करनी है। वीडियो का लिंक दूंगा, इस वीडियो को आप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये जो ट्रेनिंग है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदामंद होगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल हमने डिस्कस करना है वो, जी जी प्लीज। ओके हमारा एक सेशन है, जब मैंने आप इसके ऊपर बात कर रहा था ना तो मैंने आपको बताया था ये पिवट सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 जो है 4 आवर्स का सेशन है। इसके अंदर वही सारी चीजें हैं ऑटो रिफ्रेश वाली, कि आप ऑटोमेटिकली आपने एक सोर्स से डेटा आ गया आपके पास या एसक्यूएल के साथ डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर लिया, या कहीं पे डेटा एक्सट्रैक्ट होता है और एक फोल्डर के अंदर वो डेली फाइल ऐड होती जाती है, तो उसको आपने एक दफा रिपोर्ट बना ली, आपने रिफ्रेश के बटन पे क्लिक किया, रिपोर्ट आपकी फिर अपडेट हो जाएगी। वो हम सेक्शन 4 में उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दो टूल बचे हैं बड़े सिंपल से हैं, एक स्पिन बटन है और एक स्क्रॉल बार है। काम इनका एक जैसा ही है, सिर्फ ये आपको एक रेंज में नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करके देते हैं। कैसे? इंसर्ट पे जाएं, यहां से आपने स्पिन बॉक्स पे क्लिक करके इसको ड्रॉ कर लिया, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, इसका जरा कंट्रोल चेक करें आप। करंट वैल्यू क्या है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
मिनिमम वैल्यू क्या है। ये वहां यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो नॉर्मली हम चूंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं और मैक्सिमम इसको ले जाते हैं 30 तक। इंक्रीमेंटल रेंज कि जब भी मैं इसका जो इंक्रीज या डिक्रीज का बटन प्रेस करूंगा तो कितनी वैल्यूज जो है वो चेंज करेगा। और उसके बाद आ रहा है सेल लिंक, तो किसी एक सेल को हम लिंक कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखें मैं इसके टॉप के बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा जो मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू दी थी। इसी तरह जब मैं बॉटम वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डिक्रीज करता जाएगा और एक पॉइंट पे जाके ये इसको रोक देगा जो कि मेरी मिनिमम वैल्यू थी। यही काम करते हैं हम स्क्रॉल बार से भी। फर्क सिर्फ ये आता है स्क्रॉल बार में और स्पिन बटन में कि वहां पर हमें ये पॉइंट नजर आ रहा होता है जिस मूवमेंट का। स्पिन बटन में ये चीज नहीं है, हमें इससे आइडिया हो जाता है कि हम इस वक्त किस पोजीशन में हैं। इसका भी वही तरीकाकार है, करंट वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम और इसको भी हम 30 कर देते हैं। इंक्रीमेंटल चेंज है और ये आ गया। अब इसको भी लिंक करेंगे हम किसी सेल के साथ, सेल जी के साथ हम इसको लिंक कर लेते हैं। उसी तरह से ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ये भी आप डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल पेज के ऊपर डेटा डिस्प्ले करना है और आपका डेटा बहुत ज्यादा है, किसी एक शीट के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप स्पिन बटन या स्क्रॉल बार के साथ उसको लिंक करें, वी लुकअप करें और उस पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर वो डेटा जो है डिस्प्ले कर लें। अब इस सेक्शन में से हमारा व्हाट इफ एनालिसिस रह गया है, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं जिस दिन फार्मूला का सेशन यानी कि कल का जो हमारा सेक्शन होगा उसके अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उसी चीज के साथ। आज की जो चीजें थी इसमें हमने ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद फ्रीज, अनफ्रीज, कुछ एडवांस लेवल के फिल्टर टूल्स ये हमने देखे, हमने स्टडी किए। फिर हमने टैब्स को कैसे डिस्प्ले कराना है, डेवलपर, पावर क्यूरी, पावर पिवट या इंक्वायर का टैब है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स हैं वो डेवलपर टैब है, पावर क्यूरी और पावर पिवट। पावर क्यूरी और पावर पिवट के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही चीज थी। ये बहुत जबरदस्त टूल्स हैं। जिस पोजीशन पे जाके एक्सेल आपको हेल्प नहीं करता, जब आपका डेटा जो है 1 मिलियन रो से इंक्रीज कर जाता है तो एक्सेल उस डेटा को नहीं ले सकता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पावर पिवट और पावर क्यूरी। और पावर पिवट और पावर क्यूरी में जब हम जाते हैं तो फिर हमारा डेटा रोज में कैलकुलेट नहीं होता, ये एमबीज में कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर हम 1 जीबी से कम डेटा जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी रोज हो गई हैं, कितने कॉलम हो गए हैं, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, कितने टेबल आपने ऐड कर लिए हैं। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ये बाउंड करता है कि आप 1 जीबी तक का एक टेबल ऐड कर सकते हैं उसमें और उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर इसी चीज को ज़हन में रखते हुए एक नई जबरदस्त चीज बना दी माइक्रोसॉफ्ट ने और वो है पावर बीआई, जो कि इस ट्रेनिंग का पार्ट तो नहीं है लेकिन उसका एक हल्का फुल्का टच मैं आपको दूंगा, सिर्फ आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। क्योंकि जब आप पावर बीआई और पावर पिवट के ऊपर काम कर रहे होंगे और विजुअलाइजेशन देख रहे होंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेशन जो है ये आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि हम चीजों को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैंने एक ग्रुप बनाया और उसका लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया चैट में, वहां से आप क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी लिंक या कोई चीज मैं आपके साथ शेयर करूं वो आप इजीली आप उसको एक्सेस कर सकें। और अगर चाहे तो मैं दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ। इसकी